तुम्हें पता है कल 15 अगस्त है? वाह, क्या है ये 15 अगस्त? अरे जो 14 के बाद और 16 से पहले आता है वही 15 अगस्त है। हाँ हाँ हाँ, ये क्या था? इतनी ही हंसी आई। वैसे 15 अगस्त हाँ मालूम है, गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसे तो हर साल आना है और कौन से बड़े झंडे नहीं गाड़ दिए। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है यार? क्या गलत बोल रहा हूँ? इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया जैसा था, अब भी वैसा ही है। और हाँ, सबसे पहली बात, मुझे ना इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरी लाइफ चल रही है सीधी, मैं खुश हूँ। मेरे पास इन सब फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। हाँ प्लीज़। ठीक है, वैसे मैंने सोचा था कल छुट्टी है तो आज एक जगह लेकर जाना चाहता था तुम दोनों को। हाँ तो लग जाना, हमने कब ना बोला। वैसे वहाँ खाने को तो मिलेगा ना। चुप बे भुक्कड़, पहले पता तो कर ले कहाँ जाना है। अरे हाँ, वैक्स म्यूजियम। वैक्स म्यूजियम? हाँ, अपने हाईवे के पास वैक्स म्यूजियम, बहुत चर्चा है उसके बारे में। लेकिन टाइम देखना, अभी 8 बज रहे हैं। हाँ तो 9 बजे तक चालू रहता वो टाइम है अपने पास। हाँ तो चलना, देर किस बात की। 9 बजे मैक्स म्यूजियम बंद हो जाएगा, बाद में खा लेंगे ना। यार इसकी सुई खाने पर अटकी हुई है, कितना भूखड़ है यार ये। अरे तुझे भूख ना लगी हो तो अपना खाना मुझे दे देगा। तुम लोगों को चलना है या नहीं बोलो, 8 बज रहे हैं। हाँ चलो चलो। ओह वाओ। यस। अरे क्या हुआ? पुतला भी बोला। आई एम नॉट पुतला, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। सॉरी बहन जी। बहन जी? हाँ हाँ ठीक है मैडम, हम यहाँ वैक्स म्यूजियम देखने के लिए आए हैं। ठीक है, एंजॉय। थैंक यू। वाह सुपर, क्या बनाया है ये। लेकिन ये सब है कौन? वैक्स के स्टैचू। हाँ तो मैंने कब कहा इंसान है? ये स्टैचूज है किसके? ये सब हमारे फ्रीडम फाइटर्स है। अरे ये मोटू पतलू। अरे प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट। देख भाई, मैं इनमें से ना किसी को जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ। अगर तुझे जानना है तो प्लीज कंटिन्यू। मैं जा रहा हूँ म्यूजिक सुनने, जाना होगा तो बुला लेना। अरे रुक, जाने देना यार। अरे क्या मस्त बनाया है यार। अरे तो इनको देखता है, जानता हूँ तो। नहीं यार, सर इट्स टाइम ओवर। अरे जल्दी चल। हाँ चल। अरे अली जल्दी चलो। हाँ यार, आ रहा हूँ उनको। अरे यार, डोर बंद हो चुका है, खोलो। दरवाजा खुला है। अरे नहीं खुला है यार, खोलो। दरवाजा तो खुला है। अरे नहीं खुला है। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू।
कफन में। मैं शहीद वतन अशफाक उल्लाह खान, मेरा जन्म 22 अक्टूबर 1900 को यूपी के शाहजहांपुर में हुआ। मैं वही अशफाक उल्लाह खान जिसके निहत्थे होने पर भी अंग्रेजी हुकूमत को अपने बदन पर गोलियों की बौछार सी होने का एहसास लम्हा पल पल जैसे उन्हें जीने और मरने को मजबूर किया जाता था। बहुत कम उम्र में ही अपने भारत देश को गुलामियों की जंजीरों से आजाद कराने की खातिर मैं अपने सर पर कफन बांध के चल रहा था। लेकिन आज जब मैं अपने भारत देश को देखता हूँ तो मुझे लगता है ये वही भारत देश है जिसके लिए मैं भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल ने हंसते हंसते फांसी ली थी। ये सपना तो मैंने देखा न तो कभी जो आज मेरे देश की हालत है वो इस तरीके से, क्योंकि आजकल सब अपने जेब भरने पे तुले और एक दूसरे को तकलीफ दे रहे। कभी किसी ने सोचा क्या मुझे इस वतन के लिए फांसी लेते हुए कितनी तकलीफ होगी? और मैं आज सोचता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना क्यों हमारे दिल में थी और क्या देखना वो जोरे बाजुल खातिल का जब अपने ही खातिल है। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान, दुनिया का पहला मिसाइल मैन जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम किया और मेरी इस टेक्नोलॉजी के जरिए से दुनिया ने रॉकेट बनाना सीखा। हाँ वही टीपू सुल्तान जो जब तक जिंदा रहा वो तब तक अपने देश भारत और अंग्रेजों के बीच पत्थर की दीवार बनकर खड़ा रहा। हाँ वही टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते 9 मई 1799 को शहीद होने वाला हिंदुस्तान का पहला हुक्मरान रहा। हाँ वही टीपू सुल्तान जो अपने देश भारत के लिए शहीद होने वाला हिंदुस्तान का पहला हुक्मरान रहा। हाँ वही टीपू सुल्तान जिसको शहीद करने के बाद अंग्रेजों के जनरल ने कहा आज से भारत हमारा हुआ। मैंने अपने देश की इतनी कुर्बानी दी, इसके बावजूद इस देश के लोग मेरा इतिहास अपने दिलों से मिटा रहे। लेकिन मेरी ये बात याद रखना है, इतिहास मिटाया नहीं जाता है, इतिहास बनाया जाता है और इतिहास बनाने वाला भी वही होता है जो इतिहास बनाने लायक होता है। मैं अब्दी बानो बेगम, देश मुझे भी अम्मा के नाम से पुकारता था। मेरी तमन्ना थी कि मैं फिरंगी झंडे को लाल किले से उतरता देखूं और इस तमन्ना के लिए मैंने अपने बेटे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर के दिलों में वतन की आज़ादी के लिए शहीद हो जाना जज्बा पैदा किया था। भारतीय तहरीक की आज़ादी, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने वालों में से मैंने अपना अहम किरदार निभाया था। मेरा ये मानना था कि हिंदू मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं। एक औरत होने के बावजूद भी न सिर्फ मैंने जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया बल्कि देश की आज़ादी के लिए मुस्लिम औरतों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद किया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड के लिए न सिर्फ मैंने चंदा जमा किया बल्कि जगह जगह मजालिस कर विदेशी चीजों का बहिष्कार करने का आह्वान भी किया। और आज मेरी हुब्बुल-वतनी और बहादुरी को तारीख के कई पन्नों में गुम कर दिया गया। गाजियों में बू रहेंगी जब तलख ईमान की, गाजियों में बू रहेंगी जब तलख ईमान की, तख्त लंदन तख्त चलेंगी तेग हिंदुस्तान की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। My name is Mohammad Shafi Mastan Qureshi. I am studying 3rd standard in Al-Falah Primary English School. मैं मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह गाजी, दुनिया मुझे बहादुर शाह जफर के नाम से जानती है। 62 साल की उम्र में तख्त नशीन होने वाला
मंगोलिया सल्तनत का आखिरी और बदनसीब मुगल बादशाह, जिसको ना जीते जी चैन मिला ना ही मरकर। हाँ, वही बहादुर शाह जफर जिसने अपने पुरखों ने बड़े सागिर पर 100 साल तक हुकूमत की। मेरे दौर हुकूमत में हिंदू मुसलमान गाड़ी के 2 पहिए थे। मेरे दौर हुकूमत में तालीम करी, साइंस से जुड़ा, अखबारात का इजरा हुआ और साइंस हिदायत का असर बराह रास्त माशरे पर पड़ने लगा। हाँ, वही बहादुर शाह जफर जिसने अपने पुरखों के कारनामों को याद रखते हुए अंग्रेजों के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने का जो उनका मुकाबला किया और जिसे बगावत के जुर्म में गिरफ्तार करके रंगूर ने कैद करके जुल्म सितम और ज़हनी तकलीफ देने में कोई कसर न छोड़ी। हाँ, वही बदनसीब बादशाह जिसके मरने की खबर 2 हफ्ते बाद उसका अहले खाना तक पहुंची। शानदार अजीम मकबरों में दफन होने वाले अजीम बादशाह के मरने के बाद अपनी मुल्क की मट्टी भी नसीब ने और जिसे बेनाम दफना की खबर को बेनिशान कर दिया गया। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कोई यार में। आज आप लोगों को जरा सी तकलीफ होती है तो आप लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। सोचो उस बूढ़े बाप पर क्या गुजरे होंगे जिसके 3 जवान बेटों के सरतान से जुदा करके उसके सामने थाल में रखकर पेश किए गए हो। बोलो, जवाब दो। खान अब्दुल गफ्फार खान एक मुस्लिम फैमिली से होने के बावजूद मैंने किसी में फर्क न समझा। मेरे गांव में जो कोई भी लोग आते उनके खाने का इंतजाम मेरे वालिद बरहम खान अपने हाथों से करते थे। इन मुल्क को अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद करने की खातिर ना जाने कितने साल मैंने अपने हाथों और पैरों में लोहे की बेड़ियां पहनकर जेल की काल कोठरी में गुजारे और आज किसी को थोड़ी भी तकलीफ होती है तो वो उसे सहन नहीं कर पाता। हर अपने अपने मुल्क के लिए जो सहन किया तो उसका क्या। हम अवध सल्तनत के आखिरी हुकूमत नवाब वाजिद अली शाह की बीवी बेगम हजरत महल हमने अपनी बहादुरी के बलबूते पर सन 1857 की जंग आजादी में न सिर्फ अपने छोटे से बच्चे की जान दांव पर लगा दी बल्कि अपना सब कुछ लुटाकर अंग्रेजों की ताकतवर फौज को धूल चटा दी थी। हमने अपनी हुकूमत के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता का खास ख्याल रखा था। जब अंग्रेजों ने हमें आला वजीफे माल व दौलत का लालच देना चाहता तो हमने कहा था कि हमें एक आजाद ओहदे के सिवा कुछ कबूल नहीं। हम चाहते तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकते थे, पर अंग्रेजों के रहम पर बजाय स्वाभिमान और खुददारी के साथ जिंदगी जीने के उसूलों पर भरोसा किया। लेकिन आज मेरे ही मुल्क के लोग अंग्रेजों की चालें चलने लगे हैं। धुतकार है मुझे ऐसे भारतीयों पर जो अपने ही देश से गद्दारी कर रहे हैं। वो क्या जाने देशभक्ति क्या होती है। ना मैं ना उम्मीद ना थी मैं नादान, बेटी थी तो आबरू बनी फिर बनी हुकूमत की आन। शमशीर था खिलौना शमशीर थी जुबान, बाजुओं में नहीं इरादों में थी जान। थी मैं ताज के काबिल था ये फैसला हिंदुस्तान, काबिलियत से बनाई अपनी एक अलग पहचान। पहली और अकेली औरत जो बनी दिल्ली की सुल्तान, मेरा नाम रजिया सुल्तान। हमारे अबू का ये मानना था कि हुकूमत ताकत के दम पर नहीं बल्कि काबिलियत और अवाम के मोहब्बत पर होती है। ये वही रजिया सुल्तान है जिसने अपने बेगैरत दावेदारों को हराकर दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वाली पहली मुस्लिम औरत बनी। इंसाफ की बुनियाद पर हमने एक ऐसी सल्तनत बनाई जहां जुल्म सितम का नाम निशान न था। भूखे के पेट में रोटी, गरीब के बदन पर कपड़ा था। ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सबका बराबरी का हक था। दिखा दिया था हमने तक किसी सुल्तान का मोहताज नहीं, किसी सुल्ताना भी उसे चला सकती है। मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, दुनिया मुझे शेखुल हिंद के नाम से जानती है। हाँ, वही शेखुल हिंद जो अपने इल्म के साथ साथ वतन की आज़ादी की ऐसी आग अपने सीने के अंदर रखता था जो कोई भी दूसरे आदमी के अंदर नजर नहीं आती थी। हाँ, वही शेखुल हिंद जिसके बारे में खुद अंग्रेज भी कहा करते थे शेखुल हिंद को अगर जलाकर राख भी कर दिया जाए तो उसके राख से भी अंग्रेज की अदावत और
दुश्मनी की बू आएंगी। जब अंग्रेज पहली जंग अजीम में मशगूल थे तब हमने तुर्की, जर्मनी और अफगानिस्तान की मदद से हिंदुस्तान से ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंकने के मकसद से रेशमी रुमाल तहरीक चलाई। अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती तो हिंदुस्तान 40 साल पहले ही अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो जाता। लेकिन अंग्रेजों को रेशमी रुमाल तहरीक के बारे में इल्म हो गया और उन्होंने हमें गिरफ्तार करके मालदा जैसे सर्द इलाके की जेल में 3 साल 7 महीने कैद करके हम पे जुल्म की इंतहा की। लेकिन तहरीक रेशमी रुमाल अपने नाकामी के बावजूद कई और ऐसे तहरीरों को जिंदा कर गया जो अंग्रेजों के लिए वबाल जान बन गई और हिंदुस्तानियों के लिए आज़ादी की राह हमवार होने लगी। हमने आखिरी सांस तक हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, लेकिन अंग्रेजों की चाल कामयाब हो गई और उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिलों से भी इस तहरीर के नुकूश भी मिटा दिए। बोलो, क्या तुम जानते हो रेशमी रुमाल तहरीक के बारे में? क्या कोई जानता है रेशमी रुमाल तहरीक के बारे में? बोलो, जवाब दो। Education is most powerful weapon which you can use to change the world. मैं आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वजीर तालीम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हम तो तुम्हें मोटू पतलू लगते हैं। मेरा जन्म 11 नवंबर 1888 मक्का मुकर्रम में हुआ। हाँ, वही अबुल कलाम आज़ाद जिसने अपने मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बनाए रखने के लिए, अपने मुल्क को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने के लिए ना जाने कितनी बार जेल गया, ना जाने कितने आर्टिकल लिखे और ना जाने कितनी तकरीरें की। तारीख थी 19 अक्टूबर 1947, दिन था ईद उल अजहा का। जगह थी दिल्ली की जामा मस्जिद। जब मैं बंटवारे के वक्त मुल्क के मुसलमानों से मुखातिब होकर कह रहा था, ये देखो जामा मस्जिद की बुलंद मीनारें तुमसे उचक उचक कर कह रही है, तुमने अपनी तारीख का सफात कहाँ गुम कर दी है। अभी कल ही की बात है, जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था और आज तुम है कि तुम्हें यहाँ रहते हुए भी खौफ महसूस हो रहा है, हालांकि दिल्ली तुम्हारी खून की सींची हुई है। अहद करो, ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और इसकी तकदीरी बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरी रहेंगी। हाँ, वही अबुल कलाम आज़ाद जिसने अपने मुल्क में IIT, IIM और UGC जैसे इदारों की बुनियाद रखी ताकि हमारे मुल्क के बच्चे आला तालीम हासिल कर सके। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे मैंने अपने मुल्क के लिए। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद मुल्क के कई सारे नौजवान आला तालीम हासिल करके मेरे जैसा नाम कमाएंगे और मेरे भारत देश को ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, लेकिन मेरे सपने को कोई समझ ना पाया। तुम्हारी वजह से मेरे भारत देश को एक ग्रहण लगा है, तुम्हारी वजह से। बोलो, कब छूटेगा यह ग्रहण? जवाब दो। कुर्बानी अपने भारत देश के लिए। बोलो, दोगी कुर्बानी अपने भारत देश के लिए। मेरे वतन ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे